हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है बेचारी जेठानी जी। एक संयुक्त परिवार जिसमें रहते हैं दो भाई। बड़ा भाई कृष्णकांत, कृष्णकांत की पत्नी अलका और एक बेटी रचना। छोटा भाई रमाकांत, रमाकांत की पत्नी सुरभि और एक बेटी गीतिका। दोनों भाई मिलकर अपने पिता का कारोबार संभालते हैं। गीतिका अभी 22 साल की है और रचना 25 साल की। जहां रचना बेहद ही खूबसूरत और मॉडर्न है, वहीं गीतिका दिखने में औसत और साधारण है। अलका को अपनी बेटी रचना की खूबसूरती पर बड़ा ही नाज था। अलका ने अपनी बेटी को सराखों पर बैठा कर रखा था, जिस वजह से वो बहुत ही घमंडी और मुंह फट हो गई थी। जब भी कृष्णकांत अलका को समझाता कि अपनी बेटी को इतना भी सर पर मत बैठाओ, उस पर ध्यान दो, उसे घर के काम सिखाओ, अच्छे संस्कार दो, तो अलका चिढ़ जाती और कहती, तुम तो बेटी के मामले में कुछ ना ही कहो तो अच्छा होगा। मैं उसका अच्छा बुरा सब समझती हूँ, और देखना, मैं उसके लिए राजकुमार लाऊंगी। उसे ससुराल में एक कप तक नहीं उठाना पड़ेगा, समझे ना। इन बातों को लेकर कृष्णकांत और अलका में अक्सर बहस होती, जिससे घर का माहौल खराब होता। अब ये सब देख कृष्णकांत ने अलका को कुछ भी कहना बंद कर दिया। अब वो रचना से भी कुछ नहीं कहता। जून का महीना था। रात के लगभग 10:30 बजे होंगे। सुरभि अपने कमरे में जा ही रही थी कि उसने बादलों की गड़गड़ाहट सुनी। उसे याद आया, आज सब कामों के बीच छत पर से कपड़े लाना भूल ही गई। रात में बारिश आ गई तो अच्छे भले सूखे कपड़े गीले हो जाएंगे। सुरभि छत पर गई, रस्सी से कपड़े उतारने लगी। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई दी। उसने देखा तो एक कोने में रचना बैठकर फोन पर बातें कर रही थी। सुरभि को इतनी रात रचना को छत पर देख बहुत ही गुस्सा आया। वो कुछ महीनों से नोटिस कर रही थी कि रचना कॉलेज से भी देर से घर आते ही अपने कमरे में चली जाती। सारा दिन फोन पर व्हाट्सएप पर लगी रहती। रात को अधिकतर जैसे ही मोबाइल की घंटी बजती तो मोबाइल उठाकर छत पर दौड़ी चली आती। सुरभि अक्सर रचना से पूछती कि किसका कॉल है, तो रचना कहती सहेली का है, असाइनमेंट के बारे में बातें करना है। सुरभि की आंखों से कुछ छिपाना था। वो अच्छे से जानती थी कि रचना फोन पर किसी लड़के से बात करती है और उसकी एक नहीं कई लड़कों से दोस्ती है। सुरभि ने रचना से पूछा, इतनी रात को तुम छत पर यहाँ अकेले क्या कर रही हो? रचना सुरभि को देख सकपकासी गई और फोन पर धीरे से बोली, चल कल बातें करते हैं, अभी फोन रखती हूँ। सुरभि ने कहा, मैंने तुम्हें 9 बजे के आसपास छत पर आते हुए देखा था। तुम पिछले 1.5 घंटे से यहाँ बैठकर किससे बातें कर रही हो? रचना ने गुस्से से कहा, आपको क्या करना चाची जी? मैं किसी से भी बातें करूं? आप हर समय मेरी चौकीदारी क्यों करती हैं? मैं कहाँ जा रही हूँ, किससे बातें कर रही हूँ? मेरा दोस्त था, उससे ही बातें कर रही थी। सुरभि ने कहा, बड़ों से कैसे बातें करना है ये भी भूल गई अब तुम? माना मैं तुम्हें टोकती हूँ हर समय, पर तुम्हारी भलाई के लिए कहती हूँ, समझी? रचना ने तीखे शब्दों में कहा, मेरा बुरा भला समझने के लिए मेरी माँ जिंदा है अभी। सच बात तो ये है कि आप मुझसे जलती हैं, क्योंकि मैं आपकी बेटी से खूबसूरत जो हूँ और मेरे बहुत ही अच्छे अमीर दोस्त जो हैं, इसलिए मुझे फोन पर बातें करते देख आपको जलन होती है। पैर पटकते हुए रचना नीचे चली गई। सुरभि हैरान सी वहीं खड़ी सोचने लगी, जिसे बचपन में इतना प्यार दिया, आज वही उसे इतना सब सुना गई। माना मेरी बेटी गीतिका इतनी खूबसूरत नहीं, उसे साधारण तरीके से रहना पसंद है। वो हर समय पढ़ाई में लगी रहती है, मेरी बातों को सुनती है, समझती है। उसे मतलबी दोस्त पसंद नहीं। वो उन्हीं से दोस्ती करती है जो सीधे सरल और सच्चे हों, इसलिए उसके गिने चुने दोस्त हैं। और वहीं रचना को हर समय दोस्तों के बीच घिरे रहना पसंद है, मॉडर्न और अमीर लोगों से दोस्ती करना पसंद है।
हर समय तारीफ पाना पसंद है। इसी को वो अपनी सफलता समझती है। इसलिए ही तो वो गीतिका से 3 साल बड़ी होने के बाद भी उससे कॉलेज में 2 साल पीछे है, क्योंकि पढ़ने में उसे जरा भी दिलचस्पी नहीं है। बारिश की बूंदों के स्पर्श से सुरभि अपनी सोच से बाहर आई और कपड़े ले छत से नीचे आ गई। कुछ देर बाद अपनी बेटी के कमरे में झांक कर देखा तो वो पढ़ने में व्यस्त थी। कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ बैंक की तैयारी भी कर रही थी। रसोई में जाकर 1 कप कॉफी बनाई, गीतिका को दी और प्यार से उसके माथे पर हाथ फेरा। फिर अपने कमरे में आ गई और सोचने लगी। जीवन में हर काम को करने का एक सही समय होता है। यदि समय निकल जाता तो इंसान को पछतावे के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। इसलिए सही समय पर अपने जीवन को सही दिशा देना बहुत जरूरी है। यही उसने एक दिन गीतिका और रचना को समझाया था, जिसे गीतिका ने बखूबी समझा और अपने लक्ष्य को हासिल करने में लग गई। एक न एक दिन वो जरूर सफल होगी। सोचते हुए कब आंख लग गई पता न चला। अगले दिन घर का सारा काम निपटा कर दोनों देवरानी जेठानी बैठी थी। रचना और गीतिका दोनों कॉलेज गई हुई थी। सुरभि ने अपनी जेठानी अलका से कहा, भाभी एक बात कहूं, प्लीज आप बुरा मत मानना। अलका ने कहा, हाँ कहना, क्या बात है। सुरभि ने कहा, कई दिनों से मैं देख रही हूँ कि रचना कॉलेज से आने के बाद फोन पर ही बातें करती रहती है। कल रात भी देर तक छत पर बैठी किसी लड़के से फोन पर बातें कर रही थी। इस तरह लड़कों से फोन पर ज्यादा बातें करना ठीक नहीं, आप उसे समझाएं भाभी। अलका ने हंसते हुए कहा, करने दे उसे बातें, अरे यही तो दिन है उसके हंसने खेलने के। फिर तो शादी के बाद वही घर गृहस्थी। वैसे भी वो जिन लड़कों से बातें करती है वे एक से बढ़कर एक अमीर खानदान से है। और देख, मैं तो चाहती हूँ वो उनमें से ही किसी एक लड़के को पसंद कर ले और शादी कर ले, जिससे लड़का ढूंढने का झंझट ही खत्म। सुरभि अपनी जेठानी का जवाब सुन हैरान सी थी। वो जान गई थी कि जेठानी जी की क्या मंशा है। रचना में भी एक अमीर खानदान की बहू बनने की चाह बचपन से ही थी और इन बातों का बीज उसके मन में और किसी ने नहीं, उसकी मां ने ही बोया था। इसलिए वो उनमें से कोई एक लड़का फांस कर उससे शादी करना चाहती है। उसे अपनी जेठानी और उसकी बेटी की सोच पर बहुत ही गुस्सा आया, पर वो उठ चुपचाप कमरे में चली गई। सुरभि को अपनी जेठानी की बातों का बहुत ही बुरा लगा। वो जान गई थी कि जेठानी से कुछ कहने का कोई मतलब नहीं, वो अपनी बेटी का ही पक्ष लेगी। अब वो अपनी बेटी गीतिका को जितना हो सकता रचना से दूर ही रखती। वो नहीं चाहती थी कि इन सब बातों का असर उसकी बेटी पर भी हो। सुरभि अपनी बेटी की पढ़ाई पर ध्यान देने लगी। उसने रचना को भी टोकना बंद कर दिया। वो बस अपनी बेटी को अच्छे संस्कार दे उसे सफल होते देखना चाहती थी। एक दिन सुरभि ने रचना के गले में बहुत ही महंगा हीरे का हार देखा। उसने बातों बातों में हार के बारे में अपनी जेठानी से पूछा तो बोली, अभी कुछ दिन पहले ही रचना की दोस्ती साहिल से हुई। साहिल बहुत ही अमीर है। उसके पिता बहुत बड़े नामी बिजनेसमैन हैं। उसने ही उसे वो हार तोहफे में दिया है। वो उसे बहुत चाहता भी है। अरे मेरी बेटी के तो भाग्य ही खुल गए, एक अमीर घर की बहू बनेगी वो। सुरभि ने पूछा, आप उससे मिली? अलका ने कहा, अरे अभी कहाँ, पहले दोनों अच्छे से घुल मिल तो जाए। अभी समय ही कितना हुआ है, दोनों को मिले, फिर मिल लेंगे, शादी की बात भी कर लेंगे। सुरभि ने कहा, किसी पर यूं विश्वास करना ठीक नहीं भाभी। हो सकता है वो रचना को बेवकूफ बना रहा हो, क्योंकि कोई किसी को बिना स्वार्थ के इतना महंगा गिफ्ट नहीं देता है। अलका ने कहा, तुम्हें तो हर बात में शक करना है, बहुत ही शक्की हो गई हो तुम। यह सुन सुरभि चुप हो गई, पर उसे रचना की चिंता होने लगी थी। सुरभि ने अपने पति रमाकांत से बात करने का सोचा और उसने रमाकांत को सारी बातें बताई, जिसे सुन रमाकांत ने कहा, मैं कई बार भैया को समझा चुका हूँ और वे भाभी और रचना को, पर वे दोनों उनकी बातें नहीं सुनती और उल्टा इस वजह से भाभी भैया में झगड़ा भी होता है। इसलिए अब भैया भी भाभी और रचना से कुछ नहीं कहते। तुम परेशान मत हो, तुम गीतिका पर ध्यान दो
बस जब भाभी को अपनी बेटी की चिंता नहीं तो तुम क्या कर सकती हो, और मैं एक बार फिर भैया से बात करूंगा। सुरभि को भी लगा कि रमाकांत सही कह रहा है। जब भाभी को ही बेटी की चिंता नहीं तो बार बार वो उन्हें यह सब कहकर क्यों बुरी बने। कुछ महीने बीते। सुरभि ने नोटिस किया कि अक्सर रचना किसी लड़के के साथ घूमने जाती। वो उसे कार से घर छोड़ने भी आता। देर रात तक पार्टियों में जाने लगी थी वो। उसके कपड़े दिन पे दिन ब्रांडेड होते जा रहे थे और खुशबूदार परफ्यूम से महकते थे। उधर गीतिका पढ़ाई में खोई हुई थी। इधर रचना साहिल के साथ अपने सुनहरे भविष्य के सपनों में खोई थी। रचना के पैर जमीन पर ही नहीं टिक रहे थे। वो सबको तुच्छ समझने लगी थी, जैसे साहिल की सारी धन दौलत उसकी ही हो गई हो। वो दिन आ गया जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। कॉलेज में गीतिका ने टॉप किया और साथ ही साथ उसका बैंक में सिलेक्शन भी हो गया। सभी बेहद खुश थे। बैंक की परीक्षा की रात, जिस रात रिजल्ट आया, उस रात रचना घर पर नहीं थी। वो साहिल के साथ उसके फार्म हाउस पर पार्टी में गई हुई थी। रात के 12 बजने को आ गए थे, पर रचना घर नहीं आई। उसका फोन भी नहीं लग रहा था। सभी बहुत चिंतित थे। कृष्णकांत और अलका ने रचना की सभी सहेलियों को कॉल किया, पर किसी को कुछ पता नहीं था। अलका ने साहिल को भी कॉल किया, पर उसने फोन नहीं उठाया। आखिरकार रात के 1 बजे कृष्णकांत और रमाकांत दोनों साहिल के घर गए। वहां कोई नहीं था, सिर्फ चौकीदार था। उससे फार्म हाउस का पता ले वहां गए। वहां का नजारा देख दोनों के होश उड़ गए। रचना अपने होश में नहीं थी। साहिल और उसका एक दोस्त उसके साथ बदतमीजी कर रहा था। कृष्णकांत ने साहिल को एक जोरदार थप्पड़ दिया और रचना को ले घर आ गए। रचना की हालत को देख अलका जोर जोर से रोने लगी और उसे संभालने लगी। तभी कृष्णकांत ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, दूर रहो उससे। उसकी इस हालत की जिम्मेदार तुम ही हो। तुम ही ने उसे अमीर पति के सपने दिखाए। कभी उसकी गलतियों पर उसे नहीं डांटा, उल्टा उसे बढ़ावा दिया। जब तुम्हें सुरभि ने समझाया तो तुमने उसे बुरा भला कहा। अरे सीखो अपनी देवरानी से कि संस्कार और शिक्षा बच्चों को कैसे देते हैं। पर नहीं, तुम्हें तो लालच था ना। वो तो अच्छा हुआ हम सही समय पर पहुंच गए, नहीं तो क्या मुंह दिखाते। अब भी समय है, सुधर जाओ अलका। अलका ने रोते हुए कहा, आपने सही कहा। एक बेटी को संस्कार और शिक्षा एक अच्छी माँ ही दे सकती है, और मैंने सदा उसे बड़े सपने ही दिखाए। उसकी गलतियों में भी उसका साथ दिया। मुझे माफ कर दो आप सब। मेरी आंखों पर लालच की पट्टी पड़ गई थी। सुरभि ने कहा, जो बीत गया सो बीत गया भाभी। अब हमें आने वाले कल को बेहतर बनाना है, इसलिए सब भूल आगे बढ़े। कुछ देर बाद रचना को होश आया। वो भी फूट फूट कर रोने लगी। उसे सुरभि समझाने लगी तो उसने उससे कहा, चाची मुझे माफ कर दो। आप सही थी। किसी पर आग बनकर भरोसा नहीं करना चाहिए, पर मैंने ही आपको बुरा भला कहा। सुरभि ने कहा, कोई बात नहीं रचना, अब रोने से क्या होगा। सब भूल जाओ और एक नई शुरुआत करो। अलका ने रचना से कहा, इन सब की जिम्मेदार मैं हूँ। मैं एक अच्छी माँ न बन सकी, और रचना को सीने से लगा लिया। इस घटना के बाद रचना और अलका दोनों बदल गई थी। वो जान गई थी कि परिवार के सदस्य जो कहते हैं वो भले के लिए कहते हैं। उनकी बातों को सुनना चाहिए। आपको कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में YES जरूर लिखें। कहानी कैसी लगी हमें अपने विचार कमेंट करके बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।